मैडम आप। वेलकम बच्चों। भ्रूण मुंबई महानगर पालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग की ओर से ऑनलाइन अध्यापन में मैं श्रीमती रीना खबरागड़े शाहजी नगर मनपा हिंदी माध्यमिक शाला से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का विषय है विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2। आज हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 का पाठ 3 सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 2 इस चैप्टर के कुछ घटक पढ़ने वाले हैं, जिसमें लैंगिक प्रजनन और वनस्पति में लैंगिक प्रजनन किस तरीके से होता है ये आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। आप इसके पहले लेक्चर में यानी आप कल प्रजनन क्या होता है ये आप पढ़ चुके होंगे। प्रजनन क्या होता है? एक सजीव से उसी प्रजाति का नया सजीव बनने की प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। यानी एक सजीव अपने जैसे ही सजीव की निर्मिति करता है, उसी को प्रजनन कहते हैं। जनन का अर्थ ही होता है निर्माण करना। जैसे एलिफेंट हाथी है, हाथी के बच्चे को पैदा करता है, यानी हाथी के बच्चे अब हाथी को ही जन्म देता है। बंदर होता है, बंदर की उसका बच्चा भी बंदर ही होता है। इंसान है, इंसान के बच्चे इंसान ही होते हैं। यानी हर सजीव जो है अपने जैसा ही सजीव निर्माण करता है। इसी प्रक्रिया को हम प्रजनन कहते हैं। प्रजनन के 2 प्रकार हैं, एक लैंगिक प्रजनन और दूसरा अलैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन क्या होता है? नर और मादा युग्मकों की सहायता से होने वाले प्रजनन को लैंगिक प्रजनन कहते हैं। लैंगिक प्रजनन की 2 मुख्य प्रक्रिया होती है, पहला युग्मक का निर्माण और दूसरा निषेचन या इसी को हम कहते हैं फलन, दैट इज फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, अभी हमने परिभाषा देखा कि नर और मादा युग्मकों की सहायता से होने वाले प्रजनन को लैंगिक प्रजनन कहते हैं। यानी इसमें 2 जनक कोशिका की आवश्यकता होती है, एक नर जनक कोशिका और दूसरा मादा जनक कोशिका। जो जनक कोशिकाएं होती है वो डिप्लॉइड होती है, यानी द्वियुग्मक होती है। नर जनक कोशिका भी द्वियुग्मक होती है, मादा जनक कोशिका भी द्वियुग्मक होती है। प्रजनन के समय इनका अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन यानी गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। यानी जो जनक कोशिका होती है वो डिप्लॉइड यानी द्विगुणक होती है, उनसे अर्धसूत्री विभाजन होकर अगुणित युग्मक बनता है। तो नर जनक कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होके नर युग्मक बनता है और मादा जनक कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होके मादा युग्मक बनता है। उसके बाद नर युग्मक और मादा युग्मक और नर युग्मक इनका संयोग होता है और यह संयोग होकर एक युग्मनज बनाता है जो कि द्वियुग्मक होता है। अभी हमने देखा कि नर जनक कोशिका जो होती है उससे अर्धसूत्री विभाजन होकर नर युग्मक बनता है। नर जनक कोशिका द्वियुग्मक होती है, उससे अर्धसूत्री विभाजन होकर एक अयुग्मक नर युग्मक बनता है। मादा जनक कोशिका जो होती है ये भी द्वियुग्मक होती है, इसका अर्धसूत्री विभाजन होके इससे मादा युग्मक बनता है जो कि अगुणित होती है। अब नर युग्मक और मादा युग्मक ये दोनों मिलके एक इनका संयोग होता है। इन संयोग की प्रक्रिया को ही निषेचन या फलन कहते हैं और इससे इन दोनों का संयोग होके यानी निषेचन होके एक युग्मनज बनता है जो कि एक डिप्लॉइड सेल यानी द्विगुणित सेल होती है, द्विगुणित कोशिका होती है। नर जनक के पुयुग्मक और युग्मक का संयोग होता है, इसलिए तैयार होने वाले नए सजीव के पास दोनों ही जनकों के जीन्स होते हैं, माता के भी और पिता के, यानी नर जनक के भी और मादा जनक के भी जीन्स होते हैं। इसलिए तैयार होने वाले नए सजीव में कुछ गुणधर्म जनकों के समान होते हैं तो कुछ गुणधर्म उनके जनकों से भिन्न होते हैं। जबकि आपने कल पढ़ा होगा कि अलैंगिक प्रजनन में जो संतान कोशिका होती है या जो नया सजीव निर्माण होता है उसके संपूर्ण गुणधर्म कंप्लीटली पेरेंट कोशिका के जैसे होते हैं, जनक कोशिका के जैसे ही होते हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जो लैंगिक प्रजनन होता है, इस लैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि जो बनने वाला सजीव होता है उसके कुछ गुणधर्म जनक कोशिका से मैच होते हैं, यानी कुछ गुणधर्म जनक कोशिका के जैसे होते हैं, समानता होती है, और कुछ भिन्न होते हैं। और क्यों भिन्न होते हैं? क्योंकि या भिन्न होने की फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है? तो इसलिए तैयार होने वाले जो नए सजीव होते हैं इनके कुछ गुणधर्म जो होते हैं वो जनकों के समान होते हैं, तो कुछ जो होते हैं वो जनकों से भिन्न होते हैं।
और यही जननिक परिवर्तन के कारण सजीवों में विविधता दिखाई देती है। इनमें कुछ जेनेटिक्स चेंजेस आ रहे हैं, जो भिन्नता है, इसी की वजह से, इसी जननिक परिवर्तन के कारण सजीवों में जो है वो विविधता दिखाई देती है। और यही विविधता जो होती है, जो सजीवों को बदलते पर्यावरण से जुड़े रहने में और अपना अस्तित्व बनाए रखने में मदद करती है। जो कि आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर में उत्क्रांति में क्या कहा है डार्विन के सिद्धांत ने, कि जो प्रजाति है वो बदलते पर्यावरण के साथ अपने आप में चेंजेस ढाल लेती है, अपने आप में उनमें अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, वही अपना अस्तित्व बनाए रखती है। जो स्पीसीज या जो प्रजाति ये नहीं कर पाती है, वो प्रजातियां लुप्त हो जाती है। तो इसी से क्या होता है कि वो जो प्रजातियां होती है वो पर्यावरण से जुड़े रहने में उसका सहायता प्रदान करती है, जिसकी वजह से वो अपना अस्तित्व बनाए रखती है, जिससे वनस्पति और प्राणी प्रजातियां लुप्त होने से स्वयं को बचाती है। ठीक है, अब देखते हैं, ये जो था लैंगिक प्रजनन, ये हमने लैंगिक प्रजनन देखा। ठीक है, अभी कल आप जो है अलैंगिक प्रजनन पढ़े होंगे और यह है लैंगिक प्रजनन। अब दोनों में अंतर स्पष्ट करो करके क्वेश्चन आता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम इसका अभी हम पढ़ रहे हैं वनस्पति में लैंगिक प्रजनन। ये कंप्लीट होने के बाद हम लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन में अंतर क्या है ये देखेंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं वनस्पति में लैंगिक प्रजनन। वनस्पति में पुष्प जो होता है, यह लैंगिक प्रजनन की इकाई है, क्रियात्मक इकाई है, यानी कार्य करने वाली इकाई है। आप सोच रहे होंगे कि लैंगिक प्रजनन यानी क्या? अपने जैसा सजीव निर्माण करना। प्रजनन यानी अपने जैसा सजीव निर्माण करना। तो वनस्पति जो है अपने जैसा सजीव निर्माण करता है। तो अपने जैसा सजीव किससे निर्माण करता है? बीज से, है ना। किसान जो होते हैं वो खेत में बीज बोते हैं, तभी तो नई फसल आती है। या हमें कोई पेड़ लगाना है तो हम बीज बोते हैं। तो आपका कहने का अर्थ तो ये होगा कि वनस्पति में पुष्प कैसे प्रजनन की क्रियात्मक इकाई हुई? वो तो बीज होना चाहिए, लेकिन बीज नहीं है, इसकी क्रियात्मक इकाई पुष्प है। कैसे, वो हम लोग आगे देखते हैं, क्योंकि जो बीज होता है वो पुष्प से ही निर्माण होता है। तो किस तरीके से वो हम आगे देख रहे हैं। ठीक है, तो पुष्प के कुल 4 चक्र होते हैं या 4 मंडल होते हैं। पहला है बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। पुमंग और जायांग जो है ये प्रजनन का कार्य करते हैं। प्रजनन का कार्य कौन करते हैं? पुमंग और जायांग। इसीलिए इनको आवश्यक मंडल कहते हैं, क्योंकि सीधे डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में यानी प्रजनन में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करने वाले जो घटक है वो है पुमंग और जायांग। ये 2 घटक डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं प्रजनन में, इसीलिए इनको आवश्यक मंडल कहा गया है। जबकि दलपुंज और बाह्य दलपुंज ये जो है ये डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन ये जो है दलपुंज जो है पुमंग और जायांग इनका संरक्षण करता है, और दलपुंज को भी बाहर से बाह्य दलपुंज जो है वह संरक्षण करते हैं। इसलिए ये भी महत्वपूर्ण घटक है, इसलिए इनको अतिरिक्त मंडल कहा गया है। क्या कहते हैं? अतिरिक्त मंडल। देखिए मैं रिपीट कर रही हूँ, पुमंग जो है यह पुमंग और जायांग ये जो है ये डायरेक्ट प्रजनन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी ये प्रजनन का अंग जो है वो पुमंग और जायांग है, लेकिन इनको बाहर से, इसलिए इन दोनों को आवश्यक मंडल कहा जाता है। और जो दलपुंज है इसको ये जो है ये बाहर से सुरक्षा करने का कार्य करता है, और बाह्य दलपुंज जो होता है वह दलपुंज के साथ बाहर से सुरक्षा करने का काम करता है, इसलिए इनको अतिरिक्त मंडल कहा गया है। बाह्य दलपुंज जो होता है, बाह्य दलपुंज के घटकों को पिच्छक कहते हैं, और ये जो होते हैं ये हरे कलर के होते हैं। ये आपको आकृति में दिख रहा होगा, ये देखिएगा, ये जो है ये इनको पिच्छक कहते हैं, यही बाह्य दलपुंज है। ठीक है, और इसके अंदर में आपको जो कलरफुल पार्ट दिख रहे हैं, किसी भी फ्लावर में, किसी भी पुष्प में आप जो कलरफुल पार्ट देखते हैं जिसको आप पंखुड़िया कहते हैं, उसी को हम दलपुंज कहते हैं। दलपुंज के घटक को पंखुड़ी कहते हैं। यानी किसी फ्लावर में 5 होते हैं, 6 होते हैं, किसी किसी पुष्प में बहुत ज्यादा पंखुड़ियां होती है, तो ये पंखुड़ियां मिला के एक दलपुंज का कार्य करती है। पंखुड़ियां यानी पंखुड़ियों का बंच यानी दलपुंज, और पिच्छक का गुच्छ या बंच यानी बाह्य दलपुंज। ठीक, अभी देखते हैं पुमंग और जायांग। तो सबसे पहले हम पुमंग की जानकारी लेते हैं। पुमंग जो होता है यह एक नर दल है, इसके घटक दलों को पुकेसर कहते हैं। जायांग जो होता है यह स्त्री दल है, और इसके
घटक दलों को हम स्त्री केसर कहते हैं। अगर किसी पुष्प में पुमंग और जायांग दोनों है, ये दोनों मंडल है, तो उसे हम उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। देखिए, अगर किसी भी पुष्प में पुमंग और जायांग दोनों ही घटक है तो उसे हम उभयलिंगी कहते हैं। उदाहरणार्थ गुड़हल, ये गुड़हल का फ्लावर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये देखिए गुड़हल, गुड़हल में ये आप देख रहे हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये जो है ये स्त्री केसर के पार्ट है, और स्त्री केसर जो है ये जायांग का घटक है। उसी प्रकार परागकोश और पुतंतु या तंतु ये जो होते हैं ये पुकेसर के घटक दल है, और पुकेसर जो है वह पुमंग का घटक है। तो ये कुल मिला के एक ही पुष्प में, गुड़हल के एक ही पुष्प में पुकेसर और जायांग दोनों पाए जाते हैं। तो जिस पुष्प में पुकेसर और जायांग यानी कि पुमंग और जायांग दोनों होते हैं, दोनों उपस्थित होते हैं, उस पुष्प को हम उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। और किसी पुष्प में या तो जायांग ही प्रेजेंट होता है या तो पुमंग ही प्रेजेंट होता है। तो अगर ऐसे सिचुएशन है तो ऐसे फ्लावर्स को, ऐसे पुष्प को हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। अगर किसी पुष्प में केवल पुमंग है, सिर्फ पुमंग है, तो उस पुष्प को हम नर पुष्प कहते हैं। और किसी पुष्प में केवल जायांग है तो उस पुष्प को हम मादा पुष्प कहते हैं। उदाहरण के लिए पपीता, ककड़ी, पंपकिन, ये जो होते हैं इनमें अलग अलग पुष्प होते हैं। नर पुष्प अलग होता है और मादा पुष्प अलग होता है। तो नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग पराग पुकेसर की विस्तार से जानकारी देते हैं। ये रहा आपका पुष्प, ठीक है। एक पुष्प में ये जो पुष्प दिखाया गया है आपके स्क्रीन पर, ये जो है ये उभयलिंगी पुष्प है, क्योंकि इस पुष्प में देखिए आपको परागकोश दिख रहे हैं, पुतंतु दिख रहे हैं, और ये जो परागकोश होते हैं और पुतंतु होते हैं ये पुकेसर के घटक हैं। तो ये है एक पुकेसर, और ऐसे एक पुष्प में अनेक पुकेसर होते हैं। बहुत सारे पुकेसर का एक संच या बंच बोलिए, उसको हम कहते हैं पुमंग। तो पुमंग जो होता है वह एक नर दल है। पुकेसर के आंतरिक भाग में स्थित कोष्ठक में अर्धसूत्री विभाजन से परागकण तैयार होते हैं। देखिए ये जो है आपको यहाँ पे आकृति में बहुत सारे पराग पुकेसर दिख रहे हैं। इस परागकण का जो एक डंठल जैसा पार्ट दिख रहा है इसको हम पुतंतु यानी कि फिलामेंट कहते हैं, और उसके ऊपर का जो हिस्सा है उसको हम परागकोश कहते हैं। ये जो परागकोश है इसका अगर आप ट्रांसफर सेक्शन टीएस लेते हैं तो आपको ये अंदर से ऐसा दिखेगा। इसके अंदर 4 कोष्ठक है, और चारों कोष्ठक में यानी प्रत्येक कोष्ठक में बहुत सारे परागकण होते हैं, और ये जो परागकण है ये अर्धसूत्री विभाजन से तैयार हुए परागकण है। अभी जो कि हमने देखा था लैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि लैंगिक प्रजनन के लिए पुयुग्मक और स्त्री युग्मक दोनों चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे बन गया पुयुग्मक। ये जो है पुकेसर, अभी हमने कहा ये जो है ये नर दल है, तो नर दल है तो इसमें जो होते हैं ये जो एंथर यानी परागकोश के अंदर जो परागकण है वह परागकण में अर्धसूत्री विभाजन से जो द्वियुग्मक थे वह अभी अगुणित युग्मक हो गया, और ये है ऐसे परागकण। ऐसे इस कोष्ठक के अंदर बहुत सारे अनेक परागकण रहेंगे, और सारे के सारे परागकण अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित युग्मक के साथ रहेंगे। अब अगर इस परागकण की आकृति हम अच्छे से देखेंगे तो ये होता है परागकण के अंदर एक केंद्रक होता है, ये डबल लेयर होता है। तो अंदर के लेयर को अंतचोल या अंतस्तर कहते हैं, बाहर की लेयर को बाह्यचोल या बाह्यस्तर कहते हैं। उसके बीच में ये होता है कोशिका द्रव। हमें कोशिका की रचना तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा एक छोटा छोटा सा अंदर सा ये पार्ट धसा हुआ, राइट, ये है जनन केंद्र। इस जनन केंद्र का कार्य क्या होता है, तो ये जो जनन केंद्र होता है जब ये पोलन ग्रेन, जब ये परागकण वर्तिका के वर्तिकाग्र पर स्टिक हो जाता है उस समय ये अपनी एक पोलन ट्यूब फॉर्म करता है। तो वो पोलन ट्यूब इस केंद्र से करता है, जनन केंद्र या जनन छिद्र भी कहते हैं इसे, जनन केंद्र या जनन छिद्र कहते हैं। तो इस जनन छिद्र से पोलन ट्यूब यानी परागनलिका फॉर्म होती है। इसकी जो बाहर की लेयर होती है ये बाहर की लेयर स्पोरोपोलिन से बनी होती है, जिसके वजह से इसका जैविक विघटन नहीं हो पाता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये अधिक प्रतिरोधक वाले इसमें क्षमता होती है जिसकी वजह से इसका विघटन नहीं होता है, जैविक विघटन। आपको मालूम है प्राकृतिक वस्तुओं का, चीजों का जल्दी से विघटन हो जाता है,
लेकिन इसका विघटन नहीं होता। इसकी वजह क्या है कि एंथर यानी परागकण कई समय तक, करोड़ों साल तक वैसे ही रह सकता है। जब उसको उसकी प्रजाति का वर्तिकाग्र मिलेगा तो वो वहां पर जाके ट्यूब फॉर्म करके अपना एक सजीव बना सकता है। इसलिए वो अपनी प्रजाति टिकाए रखने के लिए नेचर ही, मतलब देखिए कि इसका जो बाह्य स्तर है ये बहुत ही मतलब स्पोरोपॉलिनिन से बनाया हुआ है, जिसकी वजह से इसका जैविक विघटन नहीं होता है। तो हमने अभी देखा कि जो पुष्प होता है, पुष्प के नर दल को हम पुकेसर कहते हैं। पुकेसर के सबसे ऊपर पार्ट में परागकोश होता है। परागकोश के अंदर ये जो है या कोष्टक होता है, कोष्टक के अंदर जो होते हैं परागकण होते हैं। इस परागकण में क्या होता है, तो अगुणित पुयुग्मक होते हैं। क्या होते हैं, अगुणित पुयुग्मक होते हैं। अब हमने अभी देखा पुकेसर यानी नर दल, अभी देखते हैं हम स्त्री दल। तो ये जो फ्लावर दिख रहा है आपको, पुष्प दिख रहा है, इस पुष्प का जो बीच वाला पार्ट, बड़ा वाला पार्ट दिख रहा है, ये जो है ये है जायांग। ये यहाँ पे मैंने झूम करके बताई हूँ। तो ये जो एक लंबी स्टिक के जैसा होता है, ये जो बीच वाली जो है लंबी डंडी जिसको हम कहते हैं वर्तिका, ये एक खोखला पार्ट होता है, ठीक है। और इसके ऊपर का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ये वर्तिकाग्र कहलाता है। वर्तिकाग्र जो होता है वह एक स्टिकी पार्ट होता है। क्यों स्टिकी पार्ट होता है, क्योंकि मैंने अभी कहा कि जब पोलन ग्रेन होता है वह यहाँ पे आके चिपकता है और अपना एक पराग नलिका तैयार करता है। इसका क्यों पराग नलिका तैयार करता है, क्योंकि ये देखिए ये जो स्त्री केसर है, स्त्री केसर के सबसे नीचे वाला जो फूला हुआ पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये जो पार्ट है, ये इस पार्ट को अंडाशय कहते हैं। और इस अंडाशय में बीजांड होते हैं। किसी स्त्री केसर में एक बीजांड हो सकता है तो किसी में अनेक बीजांड हो सकते हैं। देखिए राइट साइड की आकृति में मैंने आपको दिखाया गया है। इस वाले ग्रीन कलर की जो आकृति है उसमें देखिए 6 बीजांड दिखाए गए हैं, जबकि ये वाला येलो कलर का जो है इसमें एक ही बीजांड दिखाया गया। तो किसी पुष्प में या किसी स्त्री केसर में एक ही बीजांड हो सकता है या किसी में अनेक बीजांड भी हो सकते हैं। बीजांड का कार्य क्या होता है, बीजांड के अंदर प्रत्येक बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा भ्रूणकोश तैयार किया जाता है और प्रत्येक भ्रूणकोश में एक अगुणित अंडकोशिका होती है। जायांग क्या है, जायांग एक स्त्री दल है या स्त्री दल है। इस स्त्री दल में क्या होता है कि नीचे में, सबसे नीचे में अंडाशय होता है और इस अंडाशय में बीजांड होता है। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा भ्रूणकोश तैयार किया जाता है और इस भ्रूणकोश के अंदर एक अगुणित अंडकोशिका होती है और 2 अगुणित ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। टोटल मिला के 3 केंद्रक होते हैं इसके अंदर। हम इसको आगे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि परागकोश जो होता है वह नरदल का, पुकेसर जो होता है वो नरदल का पार्ट होता है और स्त्री केसर जो होता है ये स्त्री दल का पार्ट होता है। और इसमें अंडाशय के अंदर बीजांड में अंडकोशिका होता है जो स्त्री युग्मक होता है, यानी ये भी यहाँ पे क्या हो गया, एक अगुणित कोशिका हो गई। ये स्त्री दल की कोशिका है। अब इसको हम थोड़ा विस्तार से देख रहे हैं। देखिए ये पूरा पुष्प है। पुष्प में जो परागकोश होते हैं, पुकेसर होते हैं, पुकेसर के परागकोश के अंदर परागकण होते हैं और जो स्त्री केसर होता है, स्त्री केसर के अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं। ये जो परागकण है, परागकण जो होते हैं यह एक अगुणित युग्मक है, नर युग्मक है, अगुणित नर युग्मक है। और इस बीजांड के अंदर अंडकोशिका होती है जो स्त्री दल की अगुणित युग्मक है, यानी अगुणित स्त्री युग्मक है। अब यहाँ पे देखिए एक पुष्प होता है, पुष्प में पुमंग होता है, पुमंग में पुकेसर होता है, पुकेसर के अंदर परागकोश होता है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा परागकण का निर्माण होता है। और जायांग होता है जो कि स्त्री के, जायांग का घटक दल को हम स्त्री केसर में नीचे में अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर बीजांड होता है जिससे अर्धसूत्री विभाजन से हमको अंडकोशिका मिलती है। यानी ये अंडकोशिका यानी मादा युग्मक हो गई और परागकण यानी ही नर युग्मक हो गया। अब ये जो नर युग्मक है ये परागीभवन प्रक्रिया द्वारा इस अंडकोशिका तक पहुंचेगा और इससे इसका निषेचन होगा।
देखिए, लेकिन परागन क्या है? परागन यानी परागकोश के परागकण स्त्री केसर के वर्तिका पर स्थानांतरित होते हैं, इसी को परागन या परागी भवन कहते हैं। क्या चीज? परागकोश के परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाकृत स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को परागी भवन या परागन कहते हैं। ये देखिए, मैं पुष्प दिखाती हूँ आपको। ये जो पुष्प है ये वर्तिका है, वर्तिकाग्र है, और ये जो है ये परागकोश है। परागकोश के अंदर परागकण होंगे जो हमने अभी देखा। तो ये परागकण जो होते हैं ये फूटते हैं और फूटकर ये वर्तिकाग्र पर आते हैं और चिपक जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही परागन कहते हैं। अब परागन विविध माध्यमों से होता है, अलग अलग इसके घटक होते हैं। तो इसके जैविक घटक जो है वो हवा और पानी, यानी ये जो परागन, यहाँ पे देखिए आकृति में आपको दिख रहा है, ये एक फ्लावर है और एक दूसरा फ्लावर है, एक पुष्प है दूसरा पुष्प है। इसमें भी आपको जायंग दिख रहा है, यानी कि स्त्री केसर और पुंकेसर भी दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो स्त्री केसर का स्टिग्मा है यानी वर्तिकाग्र है, इस पर ये जो पुंकेसर के परागकोश है, परागकोश के अंदर परागकण होते हैं, वो परागकण इस वर्तिकाग्र पर आते हैं। तो यह जैविक माध्यम से यानी कीटकों के माध्यम से, भंवरों के माध्यम से भी आ सकते हैं, पक्षियों के माध्यम से भी आते हैं। तो पक्षी या कीटक या कोई और प्राणी के माध्यम से आते हैं, तो ये हो गए जैविक घटक। या फिर हवा से, हवा आई, हवा ब्लो हुई, तो हवा के माध्यम से भी उड़कर परागकण से, परागकण जो है परागकोश से वर्तिकाग्र पर आ सकते हैं। या पानी के माध्यम से भी, कुछ वनस्पतियां जो होती है वो कंप्लीटली पानी के अंदर रहती है। चलो कमल का अगर हमने उदाहरण ले भी लिया, तो कमल पानी में रहता है, लेकिन उसका जो पुष्प होता है वो ऊपर के पार्ट में है, यानी ऊपर होता है। तो पानी के माध्यम से भी वहां पे परागन हो सकता है, या कीटकों के माध्यम से भी हो सकता है, या हवा के माध्यम से भी हो सकता है। लेकिन कुछ वनस्पतियां, जैसे आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये है टिप टेप सी ग्रास। ये जो वनस्पति होता है ये कंप्लीटली पानी के अंदर डूबा हुआ होता है। तो इसमें जो परागन होगा यानी परागकण जो स्थानांतरित होंगे वह कैसे होंगे? तो पानी के माध्यम से होंगे। तो हमने अभी देखा परागन के घटक कौन से हैं? जैविक घटक और अजैविक घटक। अजैविक घटक में क्या आता है? हवा और पानी। और जैविक घटक में क्या आता है? कीटक और पक्षी। ठीक है, तो फिर से हम लोग देख रहे हैं, परागकोश के परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, इसी प्रक्रिया को परागन या परागी भवन कहते हैं। अब परागन के दो प्रकार हैं, एक स्वपरागन और परपरागन। स्वपरागन यानी क्या? उसी वनस्पति का, उसी पुष्प का, एक ही पुष्प का, या देखिए इसी पुष्प का परागकण इसी के वर्तिकाग्र पर आया तो उसको कहते हैं स्वपरागन। लेकिन एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर आया तो उसे कहते हैं परपरागन। इस बार ये सिलेबस से आपके एग्जाम से कट किया गया है, ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है सॉरी। तो लेकिन परागन ये परिभाषा इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसको कट नहीं किया गया और इसके घटक को भी कट नहीं किया गया, सिर्फ इसके जो प्रकार होते हैं उसको ही कट किया गया है। तो आपको परागन की परिभाषा और परागन के घटक दोनों ध्यान में रखना है। अब देखते हैं, हमने अभी देखा कि जो परागकण होते हैं वह अजैविक घटक हवा या पानी, या फिर जैविक घटक किसी कीटक पक्षी या अन्य प्राणी की सहायता से परागन होता है। यानी परागकण परागकण जो होता है वो पुंकेसर से परागकोश से स्थानांतरित होकर वर्तिकाग्र पर आता है, इसी को हम परागन कहते हैं। अब परागन के समय क्या होता है? जो वर्तिकाग्र होती है वह चिपचिपी होती है। ये जो वर्तिकाग्र होती है ये चिपचिपी होती है। क्यों? क्योंकि स्टिकी क्यों होती है? चिपचिपी यानी स्टिकी क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे परागकण आए तो वो चिपकना चाहिए, और जब चिपकता है यहाँ पे वो, तो ये चिपचिपा होने की वजह से ये परागकण अपने आप अंकुरित होता है। अंकुरित होता है मतलब क्या? यहाँ पे एक ही न्यूक्लियस, एक ही केंद्रक होता है। ये जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो इसमें एक केंद्रक के दो केंद्रक बन जाते हैं। ऑलरेडी वो हैप्लॉइड सेल होता है यानी अगुणित कोशिका होती है, उससे फिर दो कोशिकाएं बनती है, और एक पुयुग्मक के दो पुयुग्मक निर्मित होती है, और साथ में एक दीर्घ पराग नलिका का निर्माण होता है। पराग नलिका जो होते हैं दो पुयुग्मक का वहन करते हैं। ये देखिए आपका आकृति में आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये जो परागकण है ये जैसे ही वर्तिकाग्र पर आकर चिपकेगा, इसमें से एक दीर्घ पराग नलिका तैयार होती है। ये देखिए एक दीर्घ पराग नलिका तैयार हो गई, और उसमें दो केंद्रक बन गए।
जो दोनों केंद्रक इस पराग नलिका के माध्यम से बीजांड के अंडाशय तक पहुंचेंगे। ठीक है, ये जो पराग नलिका होती है ये वर्तिकाग्र से होकर बीजांड के भ्रूणकोश तक पहुंचती है। वहां पराग नलिका का अंतिम सिरा फट जाता है। जैसे ही ये देखिए यहाँ पे थर्ड वाले पार्ट में, जैसे ही ये भ्रूणकोश तक पहुंची, भ्रूणकोश कहाँ होता है? बीजांड के अंदर। ठीक है, और भ्रूणकोश के अंदर क्या होता है? यहाँ पे ये झूम करके दिखाया गया है कि जो बीजांड है, बीजांड के अंदर भ्रूणकोश है, तो उसमें क्या होता है? एक अंडकोशिका, ये देखिए ये जो है ये एक अंडकोशिका है, और साइड में जो दो कोशिका, इनको सहयोगी कोशिका भी कहते हैं, ये युग्माणु का निर्माण करते हैं। और ये जो है इसको कहते हैं द्वितीयक केंद्रक, इसको कहते हैं द्वितीयक केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक भी कहा जाता है। अब यहां तक ये पराग नलिका, ये जो परागकण है ये पराग नलिका फॉर्म करता है, और इसके जो दोनों केंद्रक है इसी से पराग नलिका से होकर बीजांड के अंडाशय तक पहुंचता है अंकुरित होने के बाद। और ये जो यहाँ पे आने के बाद ये जो दोनों केंद्रक है ये भ्रूणकोश के अंदर जाते हैं। अब इसमें से जो दो केंद्रक है, एक केंद्रक किसका? परागकण में दो केंद्रक है, तो परागकण के दो केंद्रक जो होते हैं वो एक केंद्रक जो होता है ये एक अंडकोशिका से जाकर निषेचन करता है। और अभी देखिए पुयुग्मक में ये अगुणित कोशिका थी यानी सिंगल यान, और जो कि ये अंडाशय है ये भी अगुणित कोशिका है। अब पुयुग्मक और अंडकोशिका यानी स्त्री युग्मक ये मिलेंगे यानी निषेचन होगा यानी कि फलन होगा, और यहाँ से द्वियुग्मक कोशिका बनेगी। ये हो गई डिप्लॉइड कोशिका, द्वियुग्मक कोशिका। और इसका जो दो केंद्रक है, जो कि परागकण में दो केंद्रक है, तो दूसरा केंद्रक जो होता है ये द्वितीय केंद्रक के साथ फर्टिलाइज करेगा, फलन करेगा, और यहाँ से ये बनाएगा भ्रूणपोष। तो आप जब भी सीड खाते होंगे आपको मालूम है, आपको अंदर में एक बीज मिलता है और उसके ऊपर जो होता है वो भ्रूणपोष होता है, जिसे हम बड़े चाव से खाते हैं। ओके, तो पराग नलिका दो पुयुग्मक का वहन करती है, और ये पराग नलिका जो होती है वर्तिकाग्र से होकर बीजांड के भ्रूणपोष तक पहुंचती है, और वहां पराग नलिका का अंतिम सिरा फट जाता है, और दोनों पुयुग्मक भ्रूणकोश में छोड़े जाते हैं। इसमें से एक पुयुग्मक स्त्री युग्मक से संयोग होकर युग्मनज यानी कि झाइगोट बनाता है, यानी कि द्वियुग्मक कोशिका बनाता है। इसे ही हम फलन कहते हैं, या इसी को हम निषेचन भी कहते हैं। दूसरा पुयुग्मक होता है जो कि दो ध्रुवीय केंद्रों से संयोग करता है, यानी कि द्वितीय केंद्र से संयोग करके भ्रूणपोष बनाता है। इस प्रक्रिया में परागकण के अंदर कितने युग्मक है? दो है, दो पुयुग्मक है, और दो पुयुग्मक दो बार फर्टिलाइजेशन, दो बार फलन कर रहे हैं, एक अंडकोशिका के साथ और एक द्वितीय केंद्रक के साथ, यानी दो बार फलन कर रहे हैं, इसलिए इसको हम दोहरा फलन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने पूरे विस्तार से अभी देखा। अभी हमने क्या देखा कि ये जो है ये स्त्री केसर है, स्त्री केसर का ये वर्तिकाग है, वर्तिका के ऊपर ये वर्तिकाग्र है, और ये नीचे में अंडाशय है। अभी हम एक ही बीजांड की बात करते हैं। ये एक ही बीजांड है, और बीजांड के अंदर जो होता है एक सेल होती है यानी अंडकोशिका होती है। जब इसके ऊपर परागकण आता है तो ये परागकण, इधर देखिए, ये जो जर्मिनेट होती है यानी कि अंकुरित होती है, और एक नलिका बनाती है, और नलिका बना के यहाँ तक आती है, और इसी नलिका से परागकण के अंदर दो युग्मक होते हैं, दो पुयुग्मक होते हैं, उसका वहन करके इसको यहाँ तक लाती है। यहाँ तक जब पहुंचती है तो ये पराग नलिका का ये जो अंतिम सिरा ये फट जाता है, और यहाँ से दोनों केंद्रक इसके अंदर छोड़े जाते हैं, और एक जो होता है इसके साथ फर्टिलाइजेशन करता है, फलन करता है अंडकोशिका के साथ, और यहाँ पे वो युग्मनज यानी कि झाइगोट बनाता है, और दूसरा जो होता है द्वितीय केंद्रक के साथ फलन करता है। तो इसके साथ जब फलन करता है, किसके साथ? बीजांड के साथ, वो बनाता है अंडकोशिका के साथ संयोग करता है। पुयुग्मक जो होता है वो अंडकोशिका के साथ संयोग करता है, और इससे एक युग्मनज बनाता है, इसी को हम निषेचन कहते हैं। और दूसरा पुयुग्मक जो होता है वो दो ध्रुवीय केंद्रक के साथ संयोग करके भ्रूणकोश बनाता है। अब इस प्रक्रिया में क्या होता है? दो पुयुग्मक आए, और दोनों पुयुग्मक एक अंडकोशिका के साथ और एक द्वितीय केंद्रक के साथ फलन किया, तो यहाँ से जो होता है अंडकोशिका के साथ जो फलन किया उससे बनता है उसका झाइगोट, जो बाद में जाके सीड यानी बीज बनता है। और यहाँ से जो द्वितीय केंद्रक है इसके साथ फलन करने के बाद उसका भ्रूणपोष बनता है, यानी जो बीज बना उसके पोषण के लिए वो भ्रूणपोष बनता है। ठीक है, फलन के पश्चात बीजांड का रूपांतरण बीज में होता है, तथा अंडाशय का रूपांतरण फल में होता है। अभी हमने देखा, ये देखिए
ये जो है ये अंडाशय के साथ जो एक पुयुग्मक फलन कर रहा है इससे बीज बनेगा, और द्वितीय केंद्रक के साथ फलन करेगा तो इससे भ्रूणपुष्प बनेगा। ठीक है, अगर अभी अभी हमने देखा था इसके पहले कि किसी पुष्प में एक बीजांड हो सकता है, एक अंडाशय हो सकता है, ये देखिए, या किसी में अनेक बीजांड भी हो सकते हैं। तो अगर किसी में एक ही बीजांड है तो एक ही बीज बनेगा, और अगर किसी में अनेक बीजांड है तो अनेक बीज बनेंगे। अभी देखिए, एक किस में होता है, मैंगो, आम, आम में एक ही बीज होता है, इसका मतलब उसमें एक ही बीजांड होता है। जबकि वाटरमेलन, पपाया, इसमें बहुत सारे बीज होते हैं, इसका मतलब वहां पे बहुत सारे बीजांड होते हैं। अगर एक बीजांड है तो एक ही बीज बनेगा, अनेक बीजांड है तो अनेक बीज बनेंगे। ठीक है, जब बीजांड का रूपांतरण बीज में होता है और अंडाशय का रूपांतरण फल में होता है, जब फल सूख जाता है तो वो फूट जाते हैं और बीज जो होते हैं वह जमीन पे गिर जाते हैं। अनुकूल परिस्थिति जैसे ही मिलती है मिट्टी में, ये जो बीज होता है ये अंकुरित हो जाती है। अनुकूल परिस्थिति यानी उसके जो टेम्परेचर चाहिए, जितना वार्मथ चाहिए, गर्माहट चाहिए, तापमान चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, ये सारी जब उसको अनुकूल परिस्थिति मिल जाती है तो उसमें जो है ये जो बीज होता है ये मिट्टी में अंकुरित होता है, और बीज में स्थित अंतःकोश का उपयोग करके युग्माणु की वृद्धि होती है और नया पौधा बनता है। अभी देखिए, और इसी को हम बीजांकुरण कहते हैं। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि नया पौधा किससे बना, बीज से बना, लेकिन बीज किससे बना, जब बीजांड का रूपांतरण बीज में होता है। कब, जब पराग कोश का एक पुयुग्मक इस अंडाशय के अंडकोशिका के साथ फलन करता है, तब बीज बनता है। तो इसका मतलब कौन किसके साथ मिला, अंडाशय के बीज अंडकोशिका के साथ परागकोश का परागकण का पुयुग्मक मिला, और परागकण का पुयुग्मक कहाँ पे होता है, पुकेसर में। अंडाशय की अंडकोशिका कहाँ पे होती है, स्त्री केसर में, यानी जायांग और पुमांग में। तो जायांग और पुमांग ये डायरेक्टली लैंगिक प्रजनन में पार्टिसिपेट करते हैं, और जायांग और पुमांग कहाँ पे होते हैं, तो पुष्प में होते हैं। इसीलिए पुष्प जो है वह वनस्पति के लैंगिक प्रजनन की इकाई है। ये सेंटेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, रिक्त स्थान के लिए मोस्टली पूछा जाता है कि वनस्पति की लैंगिक प्रजनन की इकाई क्या है। तो वनस्पति के लैंगिक प्रजनन की इकाई पुष्प है। कभी कभी ये क्वेश्चन वनस्पति में लैंगिक प्रजनन 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछता है, तो आपको जब भी इस क्वेश्चन का आंसर आप स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला सेंटेंस आपका ये आना चाहिए कि वनस्पति में लैंगिक प्रजनन की इकाई पुष्प है। उसके बाद आप उसके पार्ट्स बताएंगे। ठीक है, तो अभी हमने कंप्लीटली वनस्पति में लैंगिक प्रजनन देखा, किस तरीके से बीज बनता है और बीज से बीजांकुरण होकर एक नया वनस्पति का पौधा बनता है। हम लोग एक बार इसका रिवीजन देख लेते कि हमने क्या क्या देखा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमने देखा कि प्रजनन जो होता है, प्रजनन किसे कहते हैं, तो एक सजीव जो होता है अपने जैसे ही नया सजीव बनाता है, उसी प्रक्रिया को हम प्रजनन कहते हैं। ये प्रजनन की परिभाषा, इंपॉर्टेंट परिभाषा है। प्रजनन के 2 प्रकार है, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं, वह जिसमें नर और मादा युग्मकों के सहायता से होने वाले प्रजनन को लैंगिक प्रजनन कहते हैं, यानी इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों की आवश्यकता होती है। अभी मैंने आपको कहा था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला आपको यह पता होना चाहिए कि लैंगिक प्रजनन में नर युग्मक और मादा युग्मक की आवश्यकता होती है, जबकि अलैंगिक प्रजनन में नर युग्मक और मादा युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है, वहां पे एक ही कायिक कोशिका से प्रजनन होता है। ठीक है, फिर अभी हमने देखा यहाँ पर क्या हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। अर्धसूत्री विभाजन के बाद ये जो नर पुयुग्मक होता है और मादा पुयुग्मक होता है, उसके बाद इसमें समसूत्री विभाजन में भी होता है। अगर अगली आप फर्दर स्टडी करेंगे इसमें, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से पुयुग्मक बनता है। ये और एक लॉन्ग प्रोसेस है, आगे बहुत सारी प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे पहले जो होता है वो अर्धसूत्री विभाजन होता है, और जो ये फलन और निषेचन के पहले यहाँ पे फिर से एक बार अर्धसूत्री विभाजन, ये जो नर युग्मक बने हैं यानी अगुणित युग्मक है, इसमें बाद में फिर से एक बार समसूत्री विभाजन भी होता है। तो लैंगिक प्रजनन में अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन दोनों होते हैं, जबकि अलैंगिक प्रजनन में समसूत्री विभाजन ही होता है, केवल समसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। देखिए 2 पॉइंट्स हो गए। ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए पूछेगा। अगर 2 मार्क्स के लिए पूछा तो आपको 2 पॉइंट्स लिखना है, 3 मार्क्स के लिए पूछा तो आपको 3 पॉइंट्स लिखना है। ठीक है,
यहाँ पे जो नया सजीव बनता है वो कुछ समानता, नया जो सजीव होता है वो नया सजीव अपने जनक से कुछ साम्यता रखता है, यानी कुछ समानता रखता है और कुछ भिन्न होता है। देखिए यहाँ पे हमने देखा था कि इनके जो गुणधर्म होते हैं, नए सजीव के कुछ गुणधर्म जो होते हैं वो जनकों के साथ समानता दर्शाता है, तो कुछ कुछ जनकों से भिन्न होता है, यानी कुछ मैच करते हैं कुछ मैच नहीं करते, कुछ उनके जैसा दिखते हैं कुछ उनके जैसा नहीं दिखते हैं। लैंगिक प्रजनन हम भी एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। ह्यूमन बींग्स लैंगिक प्रजनन के द्वारा निर्माण होते हैं। हम लोग थोड़े बहुत अपने मम्मी पापा या दादा दादी के जैसे दिखते हैं, लेकिन कंप्लीटली नहीं दिखते हैं। तो हम कुछ उनके जैसे दिखते हैं कुछ नहीं दिखते। तो यहाँ पे जो होता है नया सजीव जो होता है वह अपने पेरेंट्स के जैसे यानी जनकों के जैसे कुछ गुणधर्म दिखाते कुछ नहीं दिखाते, लेकिन अलैंगिक प्रजनन में कंप्लीटली जो नया सजीव होता है वो कंप्लीटली अपने जनक के जैसा ही होता है। तो यानी वो कंप्लीटली साम्यता दिखाता है। यहाँ पे कुछ साम्यता होती है और कुछ भिन्नता होती है। फिर अगर आपने कल पढ़ा होगा तो अलैंगिक प्रजनन में कौन सी पद्धतियां होती है, द्विविभाजन, बहुविभाजन, मुकुलन, खंडी भवन, बीजाणु का निर्माण, ये उनकी पद्धतियां है। लेकिन लैंगिक प्रजनन में कौन सी पद्धतियां हैं? दो ही। पहले स्टेप में लैंगिक युग्मक का निर्माण होता है और दूसरे स्टेप में निषेचन होता है। ठीक है, हमने कंप्लीट 4 या 5 पॉइंट्स देखे हैं। आपको इसमें से कोई भी 3 पॉइंट्स लिखना है जो सिंपल आपको लगे। 3 मार्क्स के लिए आया तो 3, 2 मार्क्स के लिए आया तो 2। ओके बच्चों। फिर हमने देखा वनस्पति में लैंगिक प्रजनन में हमने वनस्पति की पहले रचना देखी। तो वनस्पति की जब भी रचना आती है सबसे पहले आपको पहला लैंगिक प्रजनन जब भी पूछा जाता है आपको सबसे पहला सेंटेंस लिखना है, वनस्पति में पुष्प जो होता है वो लैंगिक प्रजनन की क्रियात्मक इकाई है। उसके बाद आपको बताना है पुष्प में कुल 4 चक्र होते हैं। फिर बाह्य दलपुंज, पुमंग और जाया, इनके बारे में लिखना है। लेकिन यहाँ से एक पैराग्राफ जो है वह कट किया गया है। ठीक है, विच पैराग्राफ इस आपके बुक में इस एक पैराग्राफ जो है यहाँ से कट किया गया है जहाँ पर दलपुंज, पुमंग, जायांग जो क्या है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है शॉर्टकट में। तो वो पैराग्राफ आपको नहीं पूछा जाए, उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इतना तो आएगा क्योंकि ये कट नहीं किया गया है। इसमें क्या होता है 4 पार्ट होते हैं। बाहर से अगर देखेंगे तो पहला होता है बाह्य दलपुंज, उसके बाद दलपुंज के घटक को पंखुड़िया कहते हैं। उसके बाद पुमंग के घटकों को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर के ऊपर परागकोश होते हैं। और जायांग के घटकों को हम स्त्री केसर कहते हैं। और पुमंग और जायांग जो कि सीधे प्रजनन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसी से बीज बनता है और बीज से नया वनस्पति बनता है, इसीलिए इनको आवश्यक मंडल कहते हैं। और बाह्य दलपुंज और दलपुंज इन सबका सिर्फ संरक्षण करने के लिए होते हैं, इसलिए इसको अतिरिक्त मंडल कहते हैं। कभी परिभाषा आपको पूछा जाए कि पुष्प क्या है, फूल क्या है, तो फूल क्या है, पुष्प क्या है? पुष्प एक बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग इनका गुच्छ है। यह पुष्प की परिभाषा हुई। ठीक है, फिर हमने देखा जो जायांग होता है, जायांग के 3 पार्ट्स होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। जबकि पुंकेसर के 2 पार्ट्स होते हैं, परागकोश और पुतंतु। परागकोश के अंदर परागकण होते हैं और अंडाशय के अंदर अंडकोशिका होती है। ये रहा परागकोश पुंकेसर का, ये रहा परागकोश। परागकोश के अंदर होते परागकण, जो कि परागकण इस तरीके से दिखाई देता है, जो यहाँ से जाकर ये जो इसके अंदर कोष्टक के अंदर जो परागकण है ये यहाँ से जाकर ये स्टिग्मा के ऊपर यानी वर्तिकाग्र के ऊपर जाकर चिपक कर फिर उसका अंकुरन होता है। ये है जायांग यानी जायांग के घटकों को हम स्त्री केसर कहते हैं। सबसे निचला वाला पार्ट जो फूला हुआ पार्ट होता है ये अंडाशय होता है। अंडाशय में बीजांड होते हैं, बीजांड एक भी हो सकते हैं और अधिक भी हो सकते हैं। फिर ये जो लंबी नली होती है जिसे वर्तिका कहते हैं, ये खोखली नलिका होती है। खोखली क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो ऊपर का पार्ट है ये वर्तिकाग्र है। वर्तिकाग्र पर आकर परागकण आता है और वो अंकुरित होता है। अंकुरित होता है मतलब क्या होता है, तो वहां पे एक पुयुग्मक 2 पुयुग्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी उसके 2 पुयुग्मक बनते हैं और एक पराग नली का फॉर्म करता है जो इस वर्तिका से होकर बीजांड तक पहुंचता है। ठीक है, तो किसी में अंडाशय में एक बीजांड हो सकता है तो किसी अंडाशय में अनेक बीजांड हो सकते हैं। जितने बीजांड होंगे बीज भी उतने ही बनेंगे। तो ये कंप्लीट हमने देखा कि जो फूल होता है, फूल में पुमंग होता है, पुमंग में पुंकेसर होता है, जहाँ पे परागकोश अर्धसूत्री विभाजन से बनकर परागकण निर्माण करते हैं।
जायांग होता है, जायांग के घटक को हम स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर के सबसे निचले पार्ट में अंडाशय होता है, उसके अंदर बीजांड होता है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन से एक अंडकोशिका निर्माण होती है। फिर परागीभवन से परागकण और अंडकोशिका का संयोग होता है। परागकण किसे कहते हैं? तो परागकोश के परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, इसी को हम परागन या परागीभवन कहते हैं। परागन के प्रकार स्वपरागन और परपरागन, आपको इसको उतना डिटेल में देखना नहीं है क्योंकि ये एग्जाम से निकाल दिया गया है। लेकिन हाँ, परागन के घटक कौन से हैं? तो जैविक घटक होता है हवा और पानी, और अजैविक घटक होता है कीटक और पक्षी। घटक यानी क्या? तो ये होते हैं इनके माध्यम से, ये जैविक घटक या अजैविक घटक, इनमें से किसी एक घटक के माध्यम से जो परागकण होते हैं, परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर आकर चिपकते हैं, इसीलिए इनको परागन के घटक कहा जाता है। इसी पे जब परागन के माध्यम से, जैविक या अजैविक माध्यम से परागकण जो होता है वो वर्तिकाग्र पर आता है, वहां पर वो अंकुरित होता है, अंकुरित होकर एक पोलन ट्यूब यानी परागनली का फॉर्म करता है, और वहां से दो पुयुग्मक जो होता है उनका वहन करता है, और ये दोनों पुयुग्मक ये बीजांड के पास पहुंचते हैं। बीजांड के अंदर एक अंडकोशिका होती है और द्वितीय केंद्रक होता है। तो एक जो कि दो पुयुग्मक होते हैं, एक पुयुग्मक इस अंडकोशिका के साथ फलन करके बीज का निर्माण करता है, और ये जो द्वितीय केंद्रक है इसके साथ फलन करके भ्रूणपोष का निर्माण करता है, और ये बाकी जो कोशिका होती है ये भ्रूणपोष के निर्माण में ही सहायता करती है। तो यहाँ पे एक बार फलन होता है, एक पुयुग्मक का अंडकोशिका के साथ फलन होकर बीज बनता है, और दूसरे पुयुग्मक का द्वितीय केंद्रक के साथ फलन होकर भ्रूणपोष बनता है। इसलिए इसका दो बार फलन होने की वजह से इसको हम दोहरा फलन कहते हैं। और जब फलन होता है तो उसके बाद ये जो अंडाशय होता है, ये अंडाशय यानी बीजांड का परागकण के साथ संयोग होने के बाद बीज बनता है, और ये कंप्लीटली ये बीज बन जाता है इसका फलन होने के बाद, जो कि अंडाशय के अंडकोशिका के साथ एक पुयुग्मक बनता संयोग करता है और बीज बनाता है, और द्वितीय केंद्रक के साथ दूसरा पुयुग्मक फलन करके उसका भ्रूणपोष बनाता है, और कंप्लीटली इस तरीके से एक बीज बनता है। जब बीज पूर्ण तरीके से विकसित हो जाता है तो वो सूखने के बाद फूट जाता है, जमीन पर गिर जाता है, और जब उसको अनुकूल परिस्थिति मिल जाती है तो वो बीज जो होता है वो मिट्टी में अंकुरित हो जाती है, और उससे नया एक पौधा बनता है, इसी को हम बीजांकुरण कहते हैं। और इस तरीके से वनस्पति जो है अपने जैसा एक नया सजीव बनाता है, इसी को हम वनस्पति में लैंगिक प्रजनन कहते हैं। सो आई होप कि सबको समझ में आया है। एनी डाउट बच्चों? किसी को कोई क्वेरीज है? किसी को क्वेरीज है बच्चों? हॅलो मॅडम. हाँ सर. हाँ सर. हाँ, स्क्रीन नाही दिसत आहे तुमची. हाँ सर, म्हणजे झाले कंप्लीट. कोणाला क्वेरीज आहेत? किसी को क्वेरीज है बच्चों? किसी में कोई टॉपिक नहीं समझा है? हाँ बच्चों, किसी को कुछ सवाल पूछना है इस टॉपिक से संबंधित तो आप लोग पूछ सकते हो. हाँ अमृत पूछो. हेलो टीचर. हाँ बेटा. अलैंगिक प्रजनन मतलब? अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, एक ही कायिक कोशिका होती है, वहां पे जनक कोशिका एक ही होती है, और उसका सीधा जिस तरीके से कायिक कोशिका में अपने बॉडी में विभाजन होता है वैसे उसी तरह से वहां पर भी विभाजन होता है, कोशिका का विभाजन, उसी को हम अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। जिस तरीके से हमने अभी देखा लैंगिक प्रजनन में दो कोशिका, एक नर युग्मक और एक मादा आपस में मिलके उसका फलन होके एक नया युग्मनज बनाते हैं, ऐसी प्रक्रिया वहां पे नहीं होती है। अगर आपने देखा होगा तो कल का लेक्चर अगर आपने अटेंड किया होगा तो वहां पे दिखाया गया था, बताया गया था कि बहुत सारे कोशिकीय प्रॉपर्ली, स्पेशली एक कोशिकीय जो सजीव होते हैं उनमें अलैंगिक प्रजनन होते हैं, कुछ कुछ बहुकोशिकीय भी सजीव होते हैं उनमें अलैंगिक प्रजनन होता है। तो एक कोशिका से सीधा दो कोशिका बनना, फिर एक कोशिका अपने तरफ से जिंदगी जी रही है, दूसरी कोशिका दूसरी तरह से जिंदगी जी रही है, यानी दो अलग अलग सजीव
बन गए वहां से, इस तरीके से। हाँ, अभिषेक पूछो बेटा। अभिषेक, अपना क्वेश्चन पूछो। सबरीन पूछो। सबरीन। हेलो सर। बोलो बेटा। टीचर, ये जो यूट्यूब का चैनल है, ये क्या है? मुझे देखने का था। क्या है? यूट्यूब चैनल। अपने बीएमसी का यूट्यूब चैनल। आप यूट्यूब पे जाओगे ना बेटा, आप यूट्यूब पे जाओगे तो वहां पे आपको ये दिखेगा। आप वहां पे सिर्फ टाइप करना कि बीएमसी चैनल हिंदी मीडियम, फिर क्लास सिलेक्ट करना। तो अपने जितने भी लेक्चर हो रहे हैं, जैसे आप अभी मेरा लेक्चर देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं, डेली 4 लेक्चर होते हैं, तो उस लेक्चर को आप फिर से देख सकते हैं। अगर अभी जैसे मैंने पढ़ाया आपको नहीं समझा होगा तो आप फिर से उसको देख सकते हैं, या किसी कारणवश आपका लेक्चर छूट गया तो आप वहां पे देख सकते हैं। वो अपने बीएमसी का ही यूट्यूब चैनल है। हाँ बच्चों, और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? मैडम ने जो पढ़ाया इस टॉपिक से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ क्वेरीज है, तो आप लोग पूछ सकते हो। मैडम आपके सारी शंकाओं का निरसन करेगी। हाँ, नहीं है मैडम। ओके सर।